तो हेलो, कैसे हो आप सब। आप सभी का बहुत स्वागत है। लास्ट दिन हम लोग सम्स नंबर अपना 3 रख किए थे। 3 नंबर आई थिंक आप लोग को 3 नंबर तक पूरा प्रॉपरली समझ आ गया होगा। देखो, कुछ कुछ एरिया है जहाँ पर डिफिकल्टीज अराइज होंगी, लेकिन क्या अगर आप चीज़ों को समझते समझते आप आगे करोगे तो आप लोग को बहुत ईजी लगने लगेगा। और मैंने तो आपको एक पीएल के फॉर्मेट से आप लोगों को बताया था। ठीक है, बहुत ईजी है, बस आप लोग को एक बार एनालिसिस की जरूरत है। और मेरा बात मानो, अगर आपको अब की बार 60% भी अगर समझ आ रहा है चीजें, अगर आपको कैश फ्लो मतलब 50-60% तो समझ आ रहा है, कुछ कुछ चीजों को लगेगा डाउट हो रहा है, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए। जब आने वाले चैप्टर के बाद हम लोग जब अपना रिवीजन करेंगे, मैराथन्स करेंगे, उस टाइम आपको वो भी समझ आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत को लेके अभी परेशानी में मत रहो। थोड़ा बहुत हम लोग कॉल में भी सॉल्व कर सकते हैं, मैसेज में भी सॉल्व कर सकते हैं। मेजर पार्ट आपको समझ आया कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोग को फिर से एक तो कॉन्सेप्ट बताऊंगा। चलिए, उसके पहले मैं चाहता हूँ कि हम लोग अपना इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो है, हम लोग अपना इलस्ट्रेशन 4 एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन 4 में भी हमें ना कुछ बैलेंस शीट दिया हुआ है। अब बोलते हैं आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लो। चलिए हम लोग अपना इलस्ट्रेशन 4 करते हैं। हाँ, सॉरी, ये इलस्ट्रेशन 4 कर लेते हैं और चलिए अपना फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन 4। देखो, जो करेंगे इंस्टीट्यूट के बुक से करेंगे। इंस्टीट्यूट के बुक के बाद हम लोग का जो आईसीएआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसका भी हम लोग बुक का सम सॉल्व करके जाएंगे, ताकि हम लोग का बेटर प्रैक्टिस बन पाए। क्योंकि हमें नहीं पता एग्जाम में क्या देगा नहीं देगा, लेकिन हम लोग तो सब एंगल से प्रिपेयर होके जाएंगे। क्या करना है आप लोग को, फॉर्मेट आप लोग को पता है ना। फॉर्मेट आप लोग को पता है ना। फर्स्ट पेज में ऑपरेटिंग, सेकंड पेज में आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग डालना होता है। इस तरह आप अपना फॉर्मेट प्रिपेयर कर लो। ठीक है, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। हम लोग किसका कर रहे हैं। भैया, हम लोग को तो नाम नहीं दिया क्वेश्चन में कि कौन सी कंपनी है, तो हम लोग बस ये लिख देते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब आपको क्वेश्चन पढ़ के ही समझ आ जाना चाहिए कि वो हमें डायरेक्ट मेथड बनाने बोलता है कि इनडायरेक्ट। तो भैया देखिए, क्वेश्चन हमसे बैलेंस शीट से डायरेक्ट शुरू किया है। दैट मीन्स कि हमें इनडायरेक्ट मेथड बनाना है, आपको बार बार बता दिया हूँ। अगर डायरेक्ट मेथड होता तो वो हमें कैश का अकाउंट दे देता या कैश बुक दे देता, जिसमें हम लोग कैश का ट्रांजेक्शन कितना आया कितना गया हम लोग एक स्टेटमेंट नॉर्मल से बना देते। ये इनडायरेक्ट मेथड है। चलिए पूरा बना लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है ना। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितनी चीजें आती है, 3 चीजें आती है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्वेश्चन आपको जो भी पूछे, ये फॉर्मेट तो सेम है ना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सेकंड में क्या है, भैया ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, अगर इसका भी कुछ डिटेल रहेगा तो हम लोग इसका डिटेल को नोट वन में प्रिपेयर कर लेंगे। हम लोग अपना फॉर्मेट बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में आपको डिटेल नहीं देगा। हो सकता है आप लोग के एग्जाम में भी क्वेश्चन आए तो इसका और कोई डिटेल ना रहे। रहेगा तो हम लोग अपना मैनेज कर लेंगे, हम लोग उससे दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर रहेगा तो हम लोग नोट वन में बना लेंगे। सेकेंड नंबर हमारा क्या है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ठीक है, थर्ड में क्या है, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहाँ लिख लेता हूँ, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, ये हो जाने के बाद हमारा नेक्स्ट क्या रहता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 3 पार्टी करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, लास्ट में हो गया एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर हमारा क्या होता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज।
यहाँ से कर लेते, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लास्ट में क्या आता है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, सब हो जाने के बाद हम लोग अपना नीचे में क्या बनाते हैं, नो वर्किंग्स बनाते हैं एकदम लास्ट में, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ कुछ आपको लेजर अपने से टी फॉर्मेट में बना के देखना पड़े। तो वर्किंग का नोट नंबर 1, नोट 1 2 करके हम लोग वैसे वैसे बनाते जाते हैं जो भी रहेगा हमारा। ठीक है, चलिए हम लोगों ने तो भैया फॉर्मेट टाल लिया, क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हो, क्वेश्चन पढ़ के बस हमें अभी तक इतना पता चला है कि भैया हमें इनडायरेक्ट मेथड का सम्स करना है। ठीक है, अब भैया एडजस्टमेंट के नाम पे क्या दिया है, एडजस्टमेंट देख लेना कि बैलेंस शीट बनने के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भैया हमें डिप्रिसिएशन को लेकर कुछ बात किया है, इंटरिम डिविडेंड को लेकर बात किया है, इनकम टैक्स को लेकर बात किया है। ठीक है, चलिए जब जब इसका काम आएगा हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ये देख के समझ आ रहा है ये लास्ट ईयर है, 2021 मतलब मैं लास्ट ईयर बोल सकता हूँ, 2022 ईयर मतलब मैं करेंट ईयर बोल सकता हूँ। आप बोलोगे अभी तो 2025 चला, अरे ठीक है, क्वेश्चन जैसा दिया है क्वेश्चन के हिसाब से वो लास्ट ईयर है, वो करेंट ईयर है। ठीक है, चलिए अब एक एक तो शुरू कर दे। देखिए सबसे पहले हमें क्या देके रखा है, इशू इक्विटी शेयर कैपिटल। देख पा रहे हो लास्ट ईयर मेरा शेयर है 30,000 का, करेंट ईयर हो गया मेरा शेयर 40,000 का। दैट मीन्स कि मैंने 10,000 का शेयर इशू किया है। ठीक है ना, मेरा लास्ट साल शेयर था 30,000 का, अभी ये शेयर मेरा 40,000 का, मैंने 10,000 का शेयर को इशू किया है ना। इक्विटी शेयर इशू करके कंपनी क्या करती है, कंपनी फंड इकट्ठा करती है ना, कंपनी अपना फाइनेंसिंग प्लानिंग करती है। तो हम लोग इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखा देते हैं, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखा देते हैं, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने का इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, भैया 30 से 40 हो गया, मतलब 10,000 कंपनी के पास शेयर कैपिटल आया है, 10,000 लिख दिया। फिर बोलता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये PREF प्रेफरेंस कैपिटल मतलब क्या है, प्रेफरेंस शेयर, जैसे कंपनी में इक्विटी शेयर होता है वैसे ही कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होता है। डिटेल में हमारे लिए एक चैप्टर है पूरा अलग अलग सा, हम लोग उसके ऊपर आएंगे, लेकिन आप लोग कंपनीज एक्ट में भी पढ़ोगे। लेकिन अभी हम लोग करने के लिए बस याद रखो कि कंपनी क्या करती है ना, कंपनी को रुपया की जरूरत होती है तो कंपनी अपना प्रेफरेंस शेयर इशू करती है। कंपनी को रुपए की जरूरत होती है तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है। अब भैया लास्ट साल प्रेफरेंस शेयर था 15,000, इस साल प्रेफरेंस शेयर है 10,000। तो भैया इस बार कंपनी ने इशू किया कि कंपनी ने रीपेमेंट कर दिया, कहने का मतलब समझो, लास्ट साल 15,000 का था, इस साल मेरे पास प्रेफरेंस कैपिटल 10,000 का ही बचा है, दैट मीन्स कि 5,000 कम हो गया, 5,000 कम हो गया, है ना। कंपनी क्या करती है, प्रेफरेंस शेयर इशू करके कंपनी रुपया लेती है। अब कंपनी क्या की, पेमेंट कर दी, प्रेफरेंस शेयर कम हो गया। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, बदले में रुपया लेती है, फंड इकट्ठा करती है। कंपनी ने रीपेमेंट कर दिया होगा, प्रेफरेंस शेयर भी कम कर दिया। समझ रहे हो, दैट मीन्स कि 5,000 का कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर लिया। रिडीम बोलते हैं, रिडीम। आप लिखोगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लिखोगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, है ना। जब भी कितने का, 5,000, तो 5,000 कंपनी के पास से रुपया चला गया होगा, इसीलिए कैश में रुपया चला गया होगा। बात समझो, 5,000 का मूव, देखो जब जब कंपनी के पास डिवेंचर होता है, जब जब कंपनी के पास डिवेंचर होता है और डिवेंचर कंपनी के पास कम जाता है, दैट मीन्स की कंपनी ने डिवेंचर का रिडीम कर लिया, कंपनी ने रीपेमेंट कर लिया। और हम लोग वर्ड रीपेमेंट नहीं बोलते, हम लोग वर्ड बोलते हैं रिडीम्पशन कर लिया। ऐसे प्रेफरेंस शेयर भी कम हो गया है ना, कंपनी ने रिडीम कर लिया प्रेफरेंस शेयर को, रिडेम्पशन कर लिया। ठीक है, इसलिए हम लोग वर्ड लिखते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आप लोग को एग्जाम में कुछ याद नहीं आया तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख के भी कर सकते हो, टीचर को खाली इससे मतलब है कि आप यहाँ क्या प्लस कर रहे हो क्या माइनस कर रहे हो। ठीक है, आगे देखो जनरल रिजर्व। भैया जनरल रिजर्व PL वाला चीज हम लोग जानते हैं ना, क्योंकि भैया हम लोग अपना कर रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड में सम्स, हम लोग कर रहे हैं सम्स हमारा इनडायरेक्ट मेथड में। इनडायरेक्ट मेथड में सम्स हमें सबसे पहले शुरुआत कराता है नेट प्रॉफिट से, सम्स हमें सबसे पहले शुरुआत कराता है नेट प्रॉफिट से, है ना। और नेट प्रॉफिट हम लोग कहाँ लिखते हैं भैया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हम लोग यहाँ लिखते हैं। इसका हम लोग नोट बना के रखे हैं, नोट नंबर 1।
तो चलिए, क्या क्वेश्चन ने हमें प्रॉफिट या लॉस कुछ भी देके रखा है? दिया है। बोला लास्ट साल प्रॉफिट था 3,000, करेंट ईयर प्रॉफिट हो गया 4800। दैट मीन्स कि कंपनी ने 1800 का प्रॉफिट कमाया। लास्ट साल प्रॉफिट है 3,000, करेंट ईयर में प्रॉफिट है 4800। दैट मीन्स कि करेंट ईयर में कंपनी ने 1800 का प्रॉफिट कमाया। करेंट ईयर में कंपनी ने 1800 का प्रॉफिट कमाया। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ करेंट ईयर प्रॉफिट? करेंट ईयर प्रॉफिट 1800 लिख सकता हूँ, लिख दिया। अब एक बात बता दीजिए, हम लोगों ने समझा था कि कंपनी प्रॉफिट से तीन चीजें कर सकती है, एकदम फाइनल वाला प्रॉफिट। जो फाइनल वाला प्रॉफिट है ना, आइदर कंपनी आइदर कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, आइदर कंपनी उसको रिजर्व में ट्रांसफर कर देगा, आइदर कंपनी वो प्रॉफिट को डिविडेंड में बांट देता है, आइदर कंपनी उसे रिजर्व में ट्रांसफर कर देगा, और आइदर कंपनी उसका टैक्स का प्रोविजन बनाएगा। कंपनी करता ही है। कंपनी के पास एकदम फाइनल प्रॉफिट आया, तो कंपनी वो फाइनल प्रॉफिट से अपना टैक्स का प्रोविजन क्रिएट करेगी, नहीं तो कंपनी वो फाइनल वाले प्रॉफिट से अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, नहीं तो कंपनी अपना फाइनल प्रॉफिट से कुछ ना कुछ रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। ठीक है। तभी आप सोचो भैया कि रिजर्व मेरा 4,000 से 7,000 हो गया, 3,000 आया कहाँ से रिजर्व के पास? मेरा क्वेश्चन ये है, हमारे रिजर्व के पास 3,000 रुपया आया कहाँ से? रिजर्व मेरा 4,000 से 7,000 हो गया, जनरल रिजर्व में 3,000 आया कहाँ से? मैंने बोला कहीं से नहीं आया, पीएल से उठ के आ गया होगा। मैंने बोला ये रिजर्व कहीं से भी नहीं, अपने आप से क्वेश्चन करना कि जनरल रिजर्व में 4,000 से 7,000 कैसे हो गया? ये जो जनरल रिजर्व है इसमें 4 से 7 हो कैसे गया, आया कहाँ से? मैंने बोला कहीं से नहीं आया, पीएल है ना, पीएल से उठ के आ गया होगा। पीएल से उठ के 3,000 रुपया आ गया। मेरा बात मानते हो? कहीं से नहीं आया, पीएल है ना, पीएल से उठ के 3,000 रुपया आ गया। तो भैया ये कोई कैश फ्लो हुआ क्या? ये कोई कैश फ्लो हुआ? भैया कैश फ्लो तो नहीं हुआ, पीएल से उठा यहाँ आ गया। लेकिन भैया इसके कारण आपका पीएल तो 3,000 से कम दिख रहा होगा। कहने का मतलब समझो, आपने क्या किया, जनरल रिजर्व में 4,000 से 7, मतलब जनरल रिजर्व में 3,000 रुपया तो बढ़ा है। अभी 3,000 कहाँ से आया है? मुझे तो पक्का पता है पीएल से आया है। ठीक है भैया, ये कोई कैश फ्लो नहीं है, लेकिन भैया 3,000 के कारण आपका पीएल तो कम हो गया ना। 3,000 के कारण आपका पीएल तो कम हो गया ना। क्या ये कैश फ्लो था? नहीं, कोई कैश फ्लो तो नहीं था। तो हम लोग को 3,000 तो ऐड बैक करना होगा ना, क्योंकि ये कोई कैश फ्लो ही नहीं था। तो जो माइनस होके रखा है पीएल में उसको ऐड बैक करके खत्म कर दो, उसको ऐड बैक करके खत्म कर दो, ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 3,000 क्यों ऐड बैक किया समझे? क्योंकि सबसे पहला बात, ये जो जनरल रिजर्व में बैलेंस बढ़ा है मेरे पीएल से आया, इसके कारण मेरा पीएल 3,000 से कम हुआ था। इसके कारण, क्योंकि पीएल से हम लोग रिजर्व देते हैं, डिविडेंड देते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट करते हैं, इसके कारण मेरा पीएल कमा था 3,000 से। ठीक है। अब भैया जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना कोई कैश फ्लो ही नहीं है, तो कैश फ्लो ही अगर नहीं है तो ये जो माइनस हुआ था इसको भी प्लस करके खत्म कर दिए। समझ आया? चलिए, आगे बोल के रखा है प्रोपोज डिविडेंड, डिविडेंड की कुछ बातें करके रखी है, और डिविडेंड से रिलेटेड मुझे नीचे में नोटिंग भी कुछ दे के भी रखा है, इंटरिम डिविडेंड, है ना। डिविडेंड को लेके बातें दी गई है, और डिविडेंड को लेके मेरा नीचे में ये भी है, मतलब मेरा क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट भी है। तो डिविडेंड को लेके ये लोग क्या बातें की है, डिविडेंड को लेके क्या बातें किया है? ठीक है, ठीक है। हम्म, एक चीज देखिए, बोल रहा है डिविडेंड को लेके बात भी किया, डिविडेंड को लेके मेरा नीचे में ये भी है। ठीक है। चलिए हम लोग दोनों पे एक बार ध्यान देते हैं क्या होता है। देखिए, सबसे पहले एक वर्ड दिया प्रोपोज डिविडेंड, एक वर्ड दिया इंटरिम डिविडेंड। सबसे पहले आप लोग को इतना पता होना चाहिए, आप लोग जब अपने कंपनी लॉ का चैप्टर नंबर कितना 8 करोगे, तो आप लोग के कंपनी लॉ का चैप्टर नंबर 8 एज पर बेयर एक्ट के हिसाब से आप लोग अगर चैप्टर 8 करोगे, नहीं तो आपके कंपनी लॉ के सब्जेक्ट में भी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, वहां आपको पता चलेगा कि हमारा जो भी कंपनी डिविडेंड अनाउंस करता है ना, दो टाइप का डिविडेंड अनाउंस करता है। एक एनुअल जनरल मीटिंग में फाइनल डिविडेंड, और एक इंटरिम डिविडेंड जो कंपनी साल के बीच बीच में दिया दे देता है। एक्चुअली होता क्या है, कंपनी अपना साल कंप्लीट करेगा तब ना कंपनी प्रॉफिट कमाएगा, तब ना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो जो कंपनी पूरा साल भर का बाद डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है वो होता है फाइनल डिविडेंड। और कंपनी क्या करती है, कभी कभार वो बोलते हैं नहीं मुझे साल भर का वेट नहीं करना, मैं तो आज ही डिविडेंड दूंगा, तो दे देता है, उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। एक होता है फाइनल डिविडेंड, एक होता है इंटरिम डिविडेंड। एक होता है फाइनल डिविडेंड, एक होता है इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड जब कंपनी डिक्लेयर करती है
तो फाइनल कंपनी में शेयर होल्डर लोग का अप्रूवल लगता है, लेकिन जब जब कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करती है उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल से कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है। ठीक है, तो आप लोग के यहाँ एक फॉर्म आप लोग का बैलेंस शीट में दिया हुआ है प्रोपोज डिविडेंड, नीचे में आपका दिया गया इंटरिम डिविडेंड। दैट मीन्स कि भैया दोनों अलग है। प्रोपोज डिविडेंड मतलब फाइनल डिविडेंड का बात हो रहा है, और नीचे इंटरिम डिविडेंड मतलब जो कंपनी साल दर साल देते रहती है देते रहती है देते रहती है। समझ आया? फाइनल डिविडेंड मतलब जब कंपनी पूरा साल 31 मार्च खत्म हो गया, कंपनी को पता चल गया मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, उससे कंपनी ने डिविडेंड दिया, वो हो गया फाइनल डिविडेंड। लेकिन अभी अप्रैल में साल स्टार्ट हुआ, कंपनी ने 4 महीना बाद ही डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड, वो होता है इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड मतलब कंपनी साल के बीच में ही दे देती है। फाइनल डिविडेंड मतलब कंपनी पूरे साल के बाद जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है। एकदम शॉर्ट में मैंने आपको बताया, आप लोगों को डिटेल में कंपनी लॉ के बारे में पढ़ने को मिलेगा। बस अभी आप ये याद रखना, हमारे बैलेंस शीट में जब वर्ड दिया है प्रोपोज डिविडेंड, हमारे बैलेंस शीट में दिया प्रोपोज डिविडेंड, दैट मीन्स कि ये बात हो रहा है फाइनल डिविडेंड का। दैट मीन्स की बात हो रहा है फाइनल डिविडेंड का। ठीक है, और जो हमारा नीचे में एडजस्टमेंट दिया इंटरिम डिविडेंड, तो इंटरिम डिविडेंड तो इंटरिम डिविडेंड का बात हो रहा है। तो इसका मतलब कि हम लोग को दोनों को अलग रखना है, दोनों को साथ में नहीं रखना, क्योंकि ऊपर में फाइनल डिविडेंड का बात किया गया, नीचे में इंटरिम डिविडेंड का बात किया गया, दोनों अलग है। हालांकि दोनों डिविडेंड है लेकिन दोनों के फॉर्म्स अलग अलग है। ठीक है, आप इतना मानते हो ना, आप इतना मानते हो ना कि कंपनी जब भी अपना प्रॉफिट बनाती है, कंपनी के फाइनल प्रॉफिट में से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है, या तो रिजर्व में डाल देती है या तो टैक्स का प्रोविजन बना लेती है। भैया रिजर्व का तो काम कर लिए, अब देखो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। एक बात बता दो, ये आपका पिछले साल का डिविडेंड इतना, इस साल का डिविडेंड इतना, कंपनी के पीएल में कौन सा गया होगा? कंपनी के करेंट पीएल में कौन सा डिविडेंड गया होगा? पिछले साल का डिविडेंड कि इस साल का डिविडेंड? कंपनी जब करेंट ईयर का प्रॉफिट या लॉस बनाई होगी तो उसमें कंपनी डिविडेंड का अमाउंट तो लिखा होगा। मैं बात समझ लो, कंपनी ने जब करेंट ईयर का पीएल बनाया, भले ही पेमेंट किया कि नहीं, तो करेंट ईयर के पीएल में कंपनी ने 4200 दिखाया होगा कि 5000। आप बोलोगे भैया पीएल कौन से साल का बनाया? मैंने बोला 2022 का बनाया पीएल, तो 2022 का पीएल में तो 2022 का डिविडेंड नजर आएगा ना। हाँ, तो दैट मीन्स कि आपका पीएल में ये 5000 माइनस किया गया है। तो भैया सबसे पहले तो इसको एड बैक करके खत्म कर दो। एड प्रोपोज डिविडेंड 5000। मैंने 5000 क्यों किया, बात समझ आ रहा है? हम लोग पिछले क्लास में भी प्रोपोज डिविडेंड डिस्कस किए थे, तभी मैं जान के सब आपको एक टाइप का सम एक दिन में नहीं करा रहा हूँ, जान के मैं आपको ब्रेक कर कर एक करा रहा हूँ ताकि आप लोग को बार बार ये क्लैरिटी आए। कुछ कुछ एडजस्टमेंट आप लोग सीख जाओगे तो कैश फ्लो तो मक्खन है, कुछ नहीं है। समझ रहे हो? एक बात बता दो, कंपनी जब जब डिविडेंड डिक्लेयर करेगी अपने पीएल में खर्चा डालेगा कि नहीं डालेगा? सबसे पहला बात मेरे से एक बात आप पूछना है, मैं आपसे एक चीज मांगता हूँ। भैया कंपनी क्या करती है ना, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करती है, तो कंपनी एकदम फाइनल वाले प्रॉफिट से आइदर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी, आइदर डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, और आइदर प्रोविजन फॉर टैक्स बनाएगी। तो ये तीनों ही चीज को हम लोग को क्या करना पड़ता है ना, प्रॉफिट में ऐड बैक करना होता है। ऐड बैक करना होता है क्यों? क्योंकि भैया जनरल रिजर्व तो हमारा कोई कैश फ्लो नहीं है, इसीलिए ऐड करते हैं। डिविडेंड को ऐड इसीलिए करते हैं क्योंकि भैया डिविडेंड हमारा फाइनेंसिंग में जाता है, ना कि ऑपरेटिंग में जाता है। और भैया प्रोविजन फॉर टैक्स को इसीलिए हम लोग ऐड बैक करते हैं क्योंकि वो लेस होता है, एकदम नीचे में लेस होता है। ठीक है ना, तीनों को अपना अपना कारण है, मैंने बार बार बताया। जनरल रिजर्व इसीलिए ऐड बैक करते हैं क्योंकि भैया वो तो कोई कैश फ्लो ही नहीं है। डिविडेंड को इसीलिए ऐड बैक करते हैं क्योंकि डिविडेंड का चीज तो मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। और टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स को इसीलिए ऐड बैक करते हैं क्योंकि आप टैक्स को नीचे माइनस करते हो टैक्स पेड के नाम से, है ना? चलिए इतना कंफर्ट है। बस मैंने आपसे ये बात पूछा कि डिविडेंड मेरे पीएल में गया होगा ना, तो जो डिविडेंड मेरे पीएल में गया होगा उसको ऐड बैक करना होगा। तो आपका पीएल में 4200 गया होगा कि 5000 गया होगा? भैया मेरे पीएल में तो 5000 गया होगा क्योंकि करेंट ईयर के पीएल में तो करेंट ईयर का डिविडेंड जाएगा। तो भैया 5000 को तो मैंने ऐड बैक कर लिया ना। अब बात है कि मुझे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड दिखाना है। मुझे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या दिखाना है? डिविडेंड पेड, है ना? कुछ तो आपने डिविडेंड पेमेंट किया होगा। तो भैया आपने कितने का डिविडेंड पेमेंट किया ये बता दीजिए। भैया मैंने आपको लास्ट दिन एक कॉन्सेप्ट बताया था कि 31 मार्च के दिन आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया। 31 मार्च के दिन आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया मतलब आपने ईयर एंड में डिविडेंड डिक्लेयर किया, लेकिन आप डिविडेंड का पेमेंट करते हो नेक्स्ट ईयर। आप ईयर एंड में करते हो डिविडेंड डिक्लेयर, पेमेंट करते हो नेक्स्ट ईयर। तो बताओ ना, करेंट ईयर में हम लोगों ने 5000 डिविडेंड दिया कि पिछले साल का पेमेंट किया होगा? एक्चुअली डिविडेंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप डिक्लेयर करते हो करेंट ईयर में,
लेकिन आप पेमेंट तो नेक्स्ट ईयर में ही करते हो। बताया था ना डिविडेंड का कॉन्सेप्ट। ये 5,000 जो हमने इस साल डिविडेंड डिक्लेयर किया, इसको तो हम लोग पेमेंट करेंगे अगले साल। कैश फ्लो तो बन रहा है इस साल का। तो इस साल हम लोग लास्ट साल वाला डिविडेंड पेमेंट किए होंगे। इस साल साल 2022 में हम लोग वो वाला डिविडेंड डिक्लेयर किए होंगे जो 2021 में डायरेक्टर लोग बोला था। एज ऑन 2022 में हम लोग 2021 का डिविडेंड पेमेंट करेंगे और 2023 में हम लोग 22 का डिविडेंड पेमेंट करेंगे। तो दैट मीन्स जब बात आएगी डिविडेंड पेड का, तो हम लोग एक साल लेट चलते हैं। पिछले साल का डिविडेंड को हम लोग इस साल पेमेंट करते हैं, इस साल का डिविडेंड को हम लोग अगले साल पेमेंट करते हैं। क्यों पता है क्यों लेट चलते हैं? क्योंकि भैया साल तो 31 मार्च के दिन खत्म हो गया। मेरे कंपनी में एनुअल जनरल मीटिंग होगा सितंबर अगस्त जून में होगा। तो भैया नया साल आ गया ना, एनुअल जनरल मीटिंग के टाइम हम लोग डिविडेंड पेमेंट करते हैं। तो भैया साल तो चेंज हो गया। दैट मीन्स आपने पिछले साल जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया उसका पेमेंट आप अगले साल करोगे। तो भैया 2022 में हम लोग 5,000 डिविडेंड पेमेंट नहीं किए, हम लोग पेमेंट 4200 ही किए। इसीलिए लेस कितना करेंगे? 4200। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके 4200 का हमने डिविडेंड पेमेंट किया, इसीलिए लेस कर दिया 4200। कॉन्सेप्ट समझो। हमने क्या किया भैया, आप लोग अभी भी कितने के मन में डाउट है भैया, ऐड करते हो 5,000 पेमेंट करते हो 4200? मेरे भाई एकदम शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में, पीएल में मेरा डिविडेंड का खर्चा गया होगा, इतना इतना से एग्री हो? हाँ, खर्चा गया था तो उसको एड बैक करना होगा। हाँ, क्योंकि मेरा डिविडेंड ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है। ओके, एड बैक करेंगे। अब भैया ऐड तो हम लोग वो चीज करेंगे ना जो मेरे करंट ईयर के पीएल में गया होगा। अब भैया जब हम लोग पीएल बनाते हैं ना, हमें ये चीज से फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कोई चीज पेमेंट किया कि नहीं किया। मैं खर्चा को सब रिकॉर्ड कर देता हूँ। हम लोगों ने पढ़ा था ना चैप्टर 1 में, हमें फर्क नहीं पड़ता हमने पेमेंट किया कि नहीं किया, क्योंकि अकाउंट्स हम लोग एक्रूअल बेसिस में बनाते हैं, कैश बेसिस में नहीं बनाते हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता आपने कोई चीज का पेमेंट किया कि नहीं किया। तो भैया करंट ईयर के पीएल में तो मेरा 5,000 रिफ्लेक्ट हुआ होगा, इसलिए भैया 5,000 को एड बैक कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब बात आया ओरिजिनल आपने कितना डिविडेंड पे किया। तो भैया ओरिजिनल तो हमने पिछले साल वाला डिविडेंड पेमेंट किया। पिछले साल 4200 का डिक्लेयर हुआ था, वो पेमेंट किया तो वो लिस्ट कर दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर? समझे डिविडेंड पेमेंट का? चलो, अब भैया बात कर लिए डिविडेंड पेमेंट का, बात कर लिए डिविडेंड पेमेंट का। तो नीचे आपका इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ है, चलिए ना हम लोग इंटरिम डिविडेंड को खत्म कर लेते हैं। ऐसे ही पूरा इंटरिम डिविडेंड आपने 2000 का पेमेंट किया, आपने 2000 का इंटरिम डिविडेंड पेमेंट किया 2022 में। तो इंटरिम डिविडेंड मैंने आपको क्या बोला, इंटरिम डिविडेंड में ऐसा कोई पिछले साल का कॉन्सेप्ट नहीं होता। आप साल के बीच में ही पेमेंट कर देते हो, साल के बीच में ही डिक्लेयर करते हो, साल के बीच में ही पेमेंट कर देते हो। बार बार याद रखना जब भी वर्ड रहे इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड में ऐसा पिछले साल करेंट ईयर का कोई झमेला नहीं है। साल के बीच में ही डिक्लेयर कर देते हो और पेमेंट भी करके आप खत्म कर देते हो। तो भैया एक बात बताओ, ये जो आपने 2000 का इंटरिम डिविडेंड पेमेंट किया आपके पीएल में गया होगा? आपके पीएल में गया होगा? हाँ भैया गया होगा। तो गया होगा तो सबसे पहले आप तो उसको पीएल में ऐड बैक कर दीजिए, है ना? अगर आपके पीएल में गया होगा तो सबसे पहले तो आप ये इंटरिम डिविडेंड को अपने पीएल में ऐड कर दीजिए। लो भाई मैंने ऐड बैक कर दिया, ऐड बैक कर दिया। अब भैया एक बात बताइए, ये डिविडेंड आपने साल के बीच में डिक्लेयर किया, पेमेंट भी कर दिया। हाँ मैंने बोला ना इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर भी हो जाता है, पेमेंट भी करंट ईयर में ही हो जाता है। तो ये इंटरिम डिविडेंड जो आपने पेमेंट किया कहाँ जाना चाहिए भैया? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाना चाहिए इंटरिम डिविडेंड पे, है ना? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाना चाहिए ना कि आपने इंटरिम डिविडेंड पेमेंट किया 2000 का, लो लेस कर दिया फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझ आया क्यों फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जा रहा है? समझ आ रहा है? क्योंकि आपको रुपया का जरूरत थी, आपने शेयर इशू किया, बदले में आपने रुपया ले लिया, आप शेयर होल्डर को डिविडेंड तो पे करोगे ना, इसलिए हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डालते हैं। क्लियर है? आई थिंक आपको इंटरिम डिविडेंड बड़ा सिंपल है। इंटरिम डिविडेंड को बस एक बार ऐड किया, एक बार लेस किया। ऐड क्यों किया? क्योंकि मेरे पीएल में खर्चा था और वो ऑपरेटिंग नेचर का चीज नहीं था, इसलिए मैंने ऐड बैक कर दिया। अब यह लेस इसलिए किया क्योंकि फाइनेंसिंग में पेमेंट हुआ है। चलिए आगे बढ़ा भैया, क्रेडिटर्स। भैया आप सबको तो पता है क्रेडिटर्स मेरा करेंट लायबिलिटीज होता है। क्रेडिटर्स मेरा कौन होता है? करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज के केस में हम लोग सीधा चलते हैं और करेंट एसेट्स के केस में हम लोग उल्टा चलते हैं। भैया करेंट लायबिलिटी के केस में सीधा बढ़े तो बढ़ा दो। कितना का बढ़ा? बढ़ा भैया 2,800 रुपया का बढ़ा है। 2,800 रुपया का बढ़ा है। 2,800 रुपया का अगर आपका बढ़ा है तो हम लोग वर्किंग कैपिटल में जाके ऐड बैक कर देंगे। जो भी आपका करेंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज वाली चीजें रहेंगी उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल में ऐड लिस्ट कर देंगे।
क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। कितना का बढ़ा मेरा, बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे 2800। और करेंट एसेट से केस में हम लोग उल्टा चलते हैं। आज मैं आपको उसका रीजन बताऊंगा क्यों सीधा चलते हैं क्यों उल्टा। सेम टू सेम भैया, जो हमारा बिल्स पेबल रहता है, बिल्स पेबल भी हमारा करेंट लाइबिलिटी रहता है। एक्चुअली बिल्स पेबल होता क्या है, मैंने आई थिंक आप लोगों को बताया था कि मैं क्या करता हूँ ना, मैं जब जब सामान खरीदता हूँ, मैं सारे वेंडर्स को पेमेंट नहीं करता हूँ। हालांकि क्या करते हैं वेंडर्स लोग, मेरे नाम पे एक बिल ड्रॉ करते हैं और वो मैं वो बिल को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। बिल क्या होता है भैया, एक तो लीगल एग्रीमेंट बन जाता है, लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। अगर मैं विद इन द टाइम उनको पेमेंट नहीं किया तो वो लोग मेरे ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। वो होता है भैया बिल्स पेबल। भैया बिल्स पेबल ही मेरा करंट लाइबिलिटी होता है एक तरीके का। कितना हो गया भैया, 2000 से 1600 हो गया। मतलब मैंने 400 का पेमेंट कर दिया, है ना। आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को सिंपल लिखना डिक्रीज इन बिल्स पेबल। भैया बिल्स पेबल 400 कम है कि बढ़ा है? भैया 2000 से 1600 हो गया, 400 कम हो गया, कम हो गया तो माइनस कर दो। चलिए एकदम क्लियर। फिर भैया बोला प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स का बात किया है, ठीक है। भैया प्रोविजन फॉर टैक्स का बात किया और नीचे में आपका दिया इनकम टैक्स हैड बीन ऑलरेडी पेड। इनकम टैक्स पेमेंट का बात किया। तो भैया देखिए लास्ट दिन जो हम लोग सम्स किए थे, सबसे पहले आप ये समझिए, लास्ट दिन हम लोग जो भी सम्स किए थे उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोविजन फॉर टैक्स मेंशन था। आपको ऐसा नहीं दिया गया था कि इनकम टैक्स इतना का पेमेंट हुआ है। लास्ट दिन जो हम लोगों ने सम्स किया था उसमें सिर्फ और सिर्फ इतना सा मेंशन था कि प्रोविजन फॉर टैक्स। तो हम लोग उसको क्या करते थे ना, अगर मान लो, अगर 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 एक बार ये लाइन को मैं काट देता हूँ, मान लो ये लाइन दिया ही नहीं, इनकम टैक्स पेमेंट का लाइन आपको दिया ही नहीं है, चलो काट दिया। इनकम टैक्स पेमेंट का लाइन आपको दिया ही नहीं है, क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। अब बताओ क्या होगा, आपको खाली इतना दिया है। तो भैया मुझे एक बात बताइए, हम लोग नेट प्रॉफिट में टैक्स के प्रोविजन को ऐड बैक करते हैं, ठीक है भैया ऐड बैक करते हैं। ऐड क्या करेंगे, जो मेरे करेंट ईयर के पीएल में गया होगा, करेंट ईयर के पीएल में 4 गया होगा कि 5 गया होगा, भैया 5 गया होगा तो मैं तो 5 5 को मैं 5 को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में ऐड बैक कर देता हूं। अब दूसरी बात रही भैया मैंने टैक्स कितना पेमेंट किया, तो भैया हम लोग तो यही बोलेंगे कि लास्ट ईयर आपने जितना प्रोविजन बनाया उसका टैक्स आप करेंट ईयर में पेमेंट करोगे। जैसे डिविडेंड का कॉन्सेप्ट होता है वैसे प्रोविजन फॉर टैक्स का लास्ट साल का जितना प्रोविजन था उसका पेमेंट करोगे करेंट ईयर में, और करेंट ईयर का जितना प्रोविजन है उसको पेमेंट करोगे नेक्स्ट ईयर में। अगर ये नीचे का लाइन नहीं दिया रहता तो हम लोग क्या करते, भैया ये 5000 को हम लोग ऐड कर देते, क्योंकि ये पीएल में ऐड कर देते, क्यों, क्योंकि करंट ईयर के पीएल में ये 5000 गया होगा तो ऐड बैक कर दिए। और भैया हम लोग एक्चुअली पेमेंट 4000 दिखाते, ठीक है ठीक है, हम लोग इतना दिखा देते। लेकिन अब क्वेश्चन ले आए एक ट्विस्ट, लास्ट दिन हम लोग जो सम्स किए थे लास्ट दिन में इस तरह का सम्स था। क्वेश्चन ने ले आया एक ट्विस्ट, क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपने 3500 का इनकम टैक्स पेमेंट किया, आपने 3500 का इनकम टैक्स पेमेंट किया, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोलता है कि भैया आपने इनकम टैक्स पेमेंट किया 3500 का, ठीक है। तो जब भी आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का कुछ बात बोल दे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का बात बोल दे, साथ ही साथ आपको इनकम टैक्स का भी डिटेल दे दे, तो भैया बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप एक टी फॉर्मेट में एक तो लेजर बना दो। आप एक टी फॉर्मेट में लेजर बना लो, ठीक है, एक टी फॉर्मेट है लेजर बना लो। भैया कितना दे के रखा है, 4000 और 5000। भैया प्रोविजन को एक तरह का लाइबिलिटी मत बोलना, मतलब हम लोग इसको, इसका हम लोग जब भी बैलेंस शुरू करते हैं ना हम लोग बीडी क्रेडिट साइड से करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है। और भैया टैक्स देना तो आपके माथे में एक तो लाइबिलिटी है ही। नॉट ऑल प्रोविजन इज द लाइबिलिटी, सारे तरीका का प्रोविजन आपका लाइबिलिटी नेचर का नहीं होता है, याद रखना। सारा प्रोविजन लाइबिलिटी नेचर का नहीं होता है। बट हम लोग टैक्स के प्रोविजन को लाइबिलिटी इसीलिए मान रहे हैं क्योंकि आप जितना भी टैक्स का प्रोविजन क्रिएट करोगे आपके माथे में कर्जा है कि मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करना है। आप जितना भी टैक्स का प्रोविजन बनाओगे आपके माथे में एक टाइप का कर्जा तो है ना कि मुझे जमा करना है। इसीलिए भैया लाइबिलिटी का बैलेंस शुरू होता है क्रेडिट साइड से और भैया खत्म होगा इधर। ऐसे ही तो ओपनिंग बैलेंस हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये एक तरीका का लाइबिलिटी है। भैया कितना है, 4000 5000, ओपनिंग बैलेंस 4000, क्लोजिंग बैलेंस 5000, ठीक है ठीक है। और भैया एक बात बता दीजिए, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स आपने अभी अभी बोला कि एक तरीका का लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी अगर बढ़ेगा तो मैं क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करूंगा और मेरा लायबिलिटी घटेगा
तो मैं डेबिट साइड रिकॉर्ड करता चलूंगा। क्या ये वाली बातें समझ आ रही है? मेरा लायबिलिटी बढ़ेगा तो मैं क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करता चलूंगा, मेरा लायबिलिटीज कमेगा तो मैं डेबिट साइड रिकॉर्ड करता चलूंगा। चैप्टर 1 में मॉडर्न अप्रोच ने हमें यही सिखाया था, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट कर दो, लायबिलिटी घटे तो डेबिट कर दो। ठीक है, तो भैया ये तो चलिए क्वेश्चन से तो मैंने देख लिया। नीचे भैया दिया है इनकम टैक्स आपने 3,500 का पेमेंट किया है, पेड इतना का पेमेंट किया है। अगर आप इनकम टैक्स वाले को पेमेंट कर देते हो तो आपके माथे से लायबिलिटी कमा की बढ़ गया? भैया कम गया ना, कम गया ना टू बैंक। पेमेंट कितना का कर दिया आपने? पेमेंट कितना का कर दिया? 3,500 का पेमेंट किया है तो यही तो किया। अगर आप इनकम टैक्स वाले को पेमेंट कर देते हो आपका तो लायबिलिटी कम गया ना, आपका तो लायबिलिटी कम गया, कम गया तो भैया डेबिट कर देंगे, कम गया तो डेबिट कर देंगे। ठीक है भैया, बता सीडीबीडी तो आपने कर दिया, जो बचा वो मेरे पीएल में गया होगा, बैलेंसिंग फिगर जो बचा वो मेरे पीएल में गया होगा, करेंट ईयर के पीएल में 8,500। यहाँ पर भी कितना लाना है? 8,500। तो भैया मेरे करेंट ईयर के पीएल में 4,500 का फिगर गया होगा। समझ आया? मैंने आपको बस क्या बोला था, ये एक तो नीचे जो लाइन दे दिया ना, इनकम टैक्स आपने इतना का पे किया, इसके चलते आपका समझ नहीं गया। अगर ये लाइन नहीं दिया होता तो भैया हम लोग सिंपली काम कर लेते, हम लोग सिंपली ये 5,000 को पीएल में ऐड कर लेते और हम लोग ये मानते कि पिछले साल का प्रोविजन हमने पे कर दिया, तो हम लोग इसको लेस कर देते इनकम टैक्स पेड के नाम से। लेकिन ये जो एक लाइन दे दिया, ये एक लाइन के कारण पूरा आपका गेम घूम गया। गेम क्या घूम गया भैया? हम लोगों ने एक टैक्स क्रिएट, एक अकाउंट बना लिया, टी फॉर्मेट है, बीडीसीडी कर लिया। नॉर्मल बनाना है, एग्जाम में भी ऐसे टी फॉर्मेट बना के आना, कुछ नहीं करना, मेरा मानना बात मानो, ऐसे बीडीसीडी कर लिए। अब भैया क्योंकि एक लाइबिलिटी नेचर है, आप लाइबिलिटी अगर पे करोगे तो सारा डेबिट होता जाएगा। आपने पेमेंट कर दिया 3,500 का, बैलेंसिंग फिगर जो रहेगा वो मेरे पीएल में गया होगा। ठीक है, इतना बात समझ आ गया? इसका मतलब क्या है भैया, मेरे करेंट ईयर के पीएल में 4,500 का प्रोविजन गया है, मेरे करेंट ईयर के पीएल में 4,500 का प्रोविजन गया है। ठीक है, तो भैया ये जो 4,500 का प्रोविजन गया है, तो 4,500 के प्रोविजन के कारण मेरा पीएल कम गया होगा, इसको एड बैक कर दो, एड प्रोविजन फॉर टैक्स। करेंट ईयर के पीएल में मेरा 4,500 का प्रोविजन गया है, कहना मान रहे हो मेरा? करेंट ईयर के पीएल में प्रोविजन कितने का गया है? 4,500 का गया है। ये 4,500 के कारण तो मेरा पीएल कम गया होगा, तो हमने पीएल में ऐड कर दिया। ठीक है, अब दूसरा बात भैया, आपने बैंक से कितना पेमेंट किया? भैया बैंक से तो मैंने 3.5 पेमेंट किया, बैंक से तो मैंने 3.5 पेमेंट किया। तो ये 3.5 को हम लोग लास्ट में, एकदम सबसे लास्ट में टैक्स पेड करके लिखते हैं ना, टैक्स पेड। 3.5 आपने पेमेंट किया, लो 3.5 पेमेंट कर दिया। कॉन्सेप्ट समझे? कॉन्सेप्ट समझे? कुछ नहीं, एक लेजर बना लिया, आपको ये पता चल गया कि आपके पीएल में कितना गया था। भैया पीएल में मेरे 4.5 गया था, तो 4.5 को एड बैक कर दिया मैंने, क्योंकि 4.5 के कारण मेरा पीएल कम हुआ था ना, तो एड बैक करके खत्म कर दिया। और आपने ओरिजिनली ओरिजिनली आपने 3.5 कैश में पेमेंट किया, तो 3.5 को मैंने टैक्स पेड एकदम लास्ट में, ऑपरेटिंग के एकदम लास्ट में करते हैं ना टैक्स पेड, वो भी कर दिया। चलिए भैया, दो ठो तो हमारा एडजस्टमेंट खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब आता है हमारा एसेट साइड, आता है हमारा एसेट साइड। भैया गुडविल का बात कीजिए, गुडविल 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 गुडविल। भैया मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था ना, एक्चुअली होता क्या है, 10 साल पहले या 5 साल पहले मैंने ना बहुत लार्ज अमाउंट का मैंने गुडविल परचेज किया था। 10 साल पहले या 5 साल पहले मैंने ना गुडविल परचेज किया था। लाइक भैया मैं भी हूँ, मैंने मैं के डोमिनोज था और मैं पिज्जा हट का गुडविल खरीद लिया था। पिज्जा हट की कंपनी लिक्विडेट हो रही थी, सेल हो रही थी, एग्जाम्पल है, सेल नहीं होगा आज का मिलता है, कल ही खाया था मैंने भी। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो मैं डोमिनोज रन कर रहा हूँ, पिज्जा हट वाले अपना कंपनी को सेल कर रहे हैं, मैंने क्या किया, पिज्जा हट का गुडविल खरीद लिया। कितना रुपया में? 500 करोड़ में। अब यह 500 करोड़ क्या मैं एक बार में खर्चा डाल दूं? एक बार में तो नहीं डालूंगा। मैं क्या करता हूँ ना, हर साल कुछ 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 करके खर्चा डालता हूँ पीएल में। समझ रहे हो? देखो, आपका एक तो होता है फिक्स एसेट, एसी, फर्नीचर, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब आपका फिक्स एसेट है। और आपका जो गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब आपका इंटेंजिबल एसेट है। एक होता है फिक्स एसेट और एक होता है इंटेंजिबल एसेट, जिसको हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। हमारे फिक्स एसेट में डिप्रिसिएशन लगता है ना हर साल, वैसे ही हमारे इंटेंजिबल एसेट्स पे एमोटाइज होता है हर साल। हमारा फिक्स एसेट पे हर साल भैया क्या लगता है? डिप्रिसिएशन लगता है। वैसे ही हमारा जो इंटेंजिबल एसेट होता है वो हर साल क्या होता है? एमोटाइज होता है। हर साल क्या होता है? एमोटाइज एमोटाइज एमोटाइज।
एक बात बताइए भैया, जो आपका डिप्रिसिएशन है या जो एमोटाइजेशन है कुछ भी है, ये आपके पीएल के खर्चे के रूप में गया होगा, या आपके पीएल के खर्चे के रूप में गया होगा? क्या ये रियली में कैश का खर्चा है? मैं बोला नहीं, कैश में तो कुछ गया ही नहीं मेरा। मैंने तो लैपटॉप लास्ट साल खरीदा था 10,000 का, इस साल लैपटॉप का आप वैल्यू बता रहे हो 8,000। क्या मैंने 2,000 रुपया पेमेंट किया? लास्ट साल मेरे लैपटॉप का दाम था 10,000, इस साल मेरे लैपटॉप का दाम हो गया 8,000। दैट मीन्स 2,000 का डिप्रिसिएशन हुआ है। ये डिप्रिसिएशन के कारण क्या मेरे पॉकेट से कैश गया? नहीं गया, कैश तो नहीं गया। तो भैया ये आपका पीएल में जो खर्चा लगा है डिप्रिसिएशन का या एमोटाइजेशन का, इसको हम लोग एड बैक करना पड़ेगा। एड बैक तो करना पड़ेगा, चलो एड बैक कर देंगे, लेकिन कहाँ करेंगे भैया? ये सब नॉन कैश वाली चीजें हैं, ये सबको हम लोग को ऐड कहाँ करना होगा भैया? नॉन कैश, नॉन कैश, रियली में कोई कैश का फ्लो नहीं है। नॉन कैश वाली चीजें हैं, हम लोग इसको नॉन कैश में ऐड बैक कर देते हैं, नॉन कैश में ऐड बैक कर देते हैं। समझ आया? समझो, गुडविल 11.5 का था, 9,000 हो गया। दैट मीन्स आपका गुडविल 2,500 से कम हो गया ना? आपका गुडविल 2,500 से कम हो गया ना भैया? कम हो गया, इसका मतलब हमारा गुडविल एमोटाइज हुआ है, इंटेंजिबल एसेट है, एमोटाइज हुआ है। भैया हमारा गुडविल का क्या हुआ है? एमोटाइज हुआ है। अब भैया एमोटाइज हुआ है तो 2,500 आपके पीएल में खर्चा दिखाया गया होगा, या आपके पीएल में खर्चा दिखाया गया होगा। आपका पीएल कम है 2,500 से, लेकिन भैया रियली में तो कोई खर्चा नहीं है, कैश का फ्लो नहीं है, तो इसको ऐड बैक करके खत्म कर दो। ये जो 2,500 रुपया आपके पीएल में खर्चा है, इसको ऐड बैक करके खत्म कर दो। हमने लास्ट साल लास्ट दिन भी किया था एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल। एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल कितना? 2,500 का। 2,500 आपके ऑलरेडी पीएल में लेस होगा, लेकिन हम लोग ऐड बैक करके खत्म कर देंगे क्योंकि वो कोई कैश का खर्चा नहीं है। चलिए, सिमिलरली बोला लैंड और प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट। इसके बाद क्या दिया भैया? लैंड एंड बिल्डिंग दिया, प्लांट दिया। लैंड एंड बिल्डिंग दिया, प्लांट दिया। भैया लैंड और प्लांट के लिए तो नीचे डिप्रिसिएशन भी देके रखा है, तो हमारे लिए कंफर्ट ये रहेगा कि हम लोग नोट 3 नोट 4 बना लें। एक हम लोग बना ले लैंड एंड बिल्डिंग, सिमिलरली एकदम जैसे बनाना वैसे बना लो ना एकदम। और एक हमारा क्या है? प्लांट। नोट 4। ठीक है। अब भैया लैंड और प्लांट दोनों तो हमारा एसेट नेचर का होता है। एसेट का मतलब इसका ओपनिंग वैल्यू डेबिट साइड से आएगा। ठीक है, तो इसका ओपनिंग है 20,000, 17,000, 20,000, 17,000। टू बैलेंस बीडी जैसे बता रहा हूँ वैसे ही लिख लेना, प्रॉपर मत फॉर्मेट करने जाना क्योंकि ये नोट है। बाई बैलेंस सी डी 17,000। देखो, अगर आप नीचे वाले नोट को अगर कंसीडर नहीं करोगे तो आपको देख के क्या लग रहा है कि मैंने अपना लैंड को बेचा है। आपको देख के क्या लग रहा है कि मैंने लैंड को बेचा है, 20 से 17 हो गया, लेकिन ओरिजिनल बात अभी हम लोग नीचे दिखाएंगे। सेम टू सेम भैया, प्लांट 8,000, 20,000। प्लांट क्या? 8,000 और 20,000। ठीक है। और आपको प्लांट देख के क्या लग रहा है? मैंने 12,000 का परचेज किया है, रियलिटी देखते हैं। अब भैया डिप्रिसिएशन लगा है 2,000 का लैंड एंड बिल्डिंग में, तो भैया लैंड एंड बिल्डिंग में आप डिप्रिसिएशन लगा दो। बाई डिप्रिसिएशन कितने का? 2,000 का। ठीक है, ठीक है। और भैया आपका 1,000 रुपया का डिप्रिसिएशन लगा प्लांट में, बाई डिप्रिसिएशन 1,000। जो आपका बैलेंसिंग फिगर है भैया, जो आपका बैलेंसिंग फिगर है, अब भैया मेरा बैलेंसिंग फिगर भैया डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है 20,000 का, मुझे क्रेडिट साइड भी लाना है 20,000। कितना कम पड़ रहा है? 1,000। भैया ये 1,000 को मैं मान लूंगा सेल। क्यों सेल मानूंगा? आप बोलोगे लास्ट दिन तक तो हम लोग परचेस करते थे। एक बात मानो, एक बात मानो, एक बात मानो, आपने ही अभी कहा कि लैंड एंड बिल्डिंग मेरा एसेट अकाउंट है। लैंड एंड बिल्डिंग मेरा एसेट अकाउंट है। दैट मीन्स एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, एसेट घटेगा तो क्रेडिट होगा। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, एसेट घटेगा तो क्रेडिट होगा। डेबिट साइड कम ही पड़ता तो हम लोग ये मानते कि मेरा एसेट बढ़ गया है, मैंने परचेस किया होगा, लेकिन मेरा कमी तो क्रेडिट साइड पड़ा ना। दैट मीन्स कि मेरा एसेट कमा है, मैंने बेचा है एसेट को। समझ आ रहा है? सिमिलरली यहाँ करो, इस साइड कम पड़ रहा है। देखो भैया मेरा इस साइड आ रहा है 21,000, मुझे यहाँ भी लाना 21। मेरा कमी कहाँ पड़ रहा है? डेबिट साइड ना। तो डेबिट साइड मतलब कि मेरा प्लांट बढ़ा है। बढ़ेगा कैसे? जब मैं परचेस करूंगा ना। जब मैं परचेस करूंगा, कितना का परचेस किया होगा? 13,000 का परचेस किया होगा।
ठीक है, समझ आई कॉन्सेप्ट? तो भैया जो मेरा डेप्रिसिएशन है, ये जो मेरा डेप्रिसिएशन है भैया, ये दोनों डेप्रिसिएशन का तो खर्चा मेरे पीएल में गया होगा। लेकिन भैया ये तो नॉन कैश आइटम है, ये तो नॉन कैश आइटम है, रियली में तो कैश फ्लो है नहीं, जिसके कारण मेरा पीएल कम है। तो हम लोग पीएल में जाके ऐड बैक कर देते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ये देखो यहाँ नॉन कैश आइटम है ना ये सबको, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। कितने कितने का है? भैया लैंड एक जगह डिप्रिसिएशन है दो, और एक, दो और एक, भैया ऐड करूँ कि लेस करूँ? भैया ये पीएल में ऑलरेडी लेस है, ये पीएल में ऑलरेडी लेस है, जो कि कैश फ्लो का आइटम नहीं है, इसलिए हम लोग ऐड बैक करके खत्म कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड बैक करके खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये मेरा कोई कैश फ्लो का पार्ट नहीं है। अब भैया देखिए ना, आपका लैंड एंड बिल्डिंग तो सेल हुआ है 1,000 का, आपका लैंड एंड बिल्डिंग 1,000 का लेस हुआ है। अब भैया अगर सेल हुआ है तो भैया मेरा फिक्स एसेट अगर हम लोग खरीदते हैं बेचते हैं तो वो सब मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। भैया एक बात बताओ, आप अगर अपने जमीन को बेचते हो तो आपके पास रुपया आता है कि जाता है? भैया रुपया आता है, आता है तो प्लस कर दे रहे हैं 1,000 से, ठीक है। सिमिलरली मेरा प्लांट मैंने परचेज किया है, परचेज किया तो मेरे पास फिर रुपया गया, परचेज ऑफ प्लांट 13,000 रुपया गया, परचेज ऑफ प्लांट कितने का, 13,000, तो 13,000 आपके पास से गया, इसलिए माइनस कर दे रहे हैं। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ठीक है, चलिए लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट ये हमारा नोट हो गया दोनों। अब आते हैं डेटर्स। भैया डेटर्स तो मेरा करंट एसेट है ना, डेटर्स मतलब क्या, मैंने अपने कस्टमर को उधारी में सामान दे के रखा है, तो वो तो मेरा करंट एसेट है, मुझे तो अभी रुपया लेना उससे, एक या दो या 3 महीने बाद, कि 4 साल बाद लूंगा रुपया, नहीं भैया करंट एसेट है। करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी वाली चीजें मेरे ऑपरेटिंग के वर्किंग कैपिटल में जाती है, मेरे ऑपरेटिंग के वर्किंग कैपिटल में जाती है। अब यह करंट एसेट्स का जो भी चीज होता है वो उल्टा चलता है, करंट एसेट्स का जो भी चीज रहता है उल्टा चलता है, बढ़ेगा तो घटा देंगे, घटेगा तो बढ़ा देंगे, उल्टा चलता है ना? तो उल्टा चलता है, अभी हम लोग रीजन डिस्कस करेंगे। तो भैया मेरा करंट डेटर क्या हो गया ना, बढ़ गया, मेरा डेटर बढ़ गया तो माइनस कर दो, बढ़ गया तो माइनस कर दो, क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन डेटर्स। कितने से बढ़ा? भैया 16 से 20 हो गया, 4,000 बढ़ा है, 4,000 बढ़ा है तो आप माइनस कर दोगे 4,000, हो गया। फिर भैया स्टॉक, स्टॉक भी भैया मेरा करंट एसेट है, क्योंकि मुझे अभी सेल करना है ना, कि मैं 5 साल बाद सेल करूंगा ये सबको, नहीं भैया करंट एसेट है, बढ़ेगा तो घटा देंगे, घटेगा तो बढ़ा देंगे। भैया स्टॉक तो मेरा बढ़ गया है, कितने से बढ़ गया भैया, कितने से बढ़ गया, 7,700 से 10,900 का हो गया, दैट मीन्स 3,200 का बढ़ गया है, 3,200 का बढ़ा है तो मुझे माइनस करना होगा, क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन स्टॉक। कितने से बढ़ा? भैया 3,200 से बढ़ गया है, तो 3,200 से बढ़ गया तो आपको माइनस करना होगा 3,200 से, ठीक है, उल्टा चलते हैं। सेम टू सेम भैया बिल रिसीवेबल, जैसे मैंने आपको बिल पेबल का ऊपर में कॉन्सेप्ट बताया, वैसे ही आपका बिल रिसीवेबल भी करेंट एसेट है। एक्चुअली होता क्या है, मैं अपने कितने पार्टीज लोग को सामान बेचता हूँ, है ना, जो कि बोलते हैं कि भैया अभी उधारी में सामान दे दो, मैं आपको 100 रुपया दे दूंगा, पर मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं है। मैं क्या करता हूँ ना, उसके नाम पे एक बिल काट देता हूँ, कि भाई अगर तूने 3 महीना में रुपया नहीं पेमेंट किया, तेरे मेरे पास राइट है कि मैं तेरे ऊपर स्यू कर दूंगा। इसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल। तो ये भी आपका एक टाइप का करेंट एसेट्स होता है, ये भी आपका क्या होता है, करेंट एसेट्स। भैया बढ़ गया है, बढ़ गया तो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, इंक्रीज इन बिल। कितने से बढ़ गया भैया, 1,000 से बढ़ गया, तो आप तो 1,000 से माइनस कर दीजिए, कर दिया, ठीक है। अब भैया कैश और कैश, भैया कैश की सारी चीजें तो एकदम लास्ट में जाएंगी, एकदम लास्ट में जाएंगे, क्या क्या लिख के जाएगा, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ऐसे जाएगा ना, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब भैया कैश में मेरा दोनों चीज आता है, कैश इन हैंड भी आता है, कैश इन बैंक भी आता है। तो जब आप बात करें ओपनिंग की, तो ओपनिंग में 1,500 भी जाएगा, 1,000 भी जाएगा,
ओपनिंग में मेरा 1500 भी जाएगा, 1000 भी जाएगा, दोनों ना जाएगा। क्यों भैया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में तो दोनों चीज आती है, कैश आपके हाथ में हो या बैंक में हो, क्या फर्क पड़ता है भैया, 1500 और 1000, 2500। ठीक है। अब भैया क्लोजिंग हम लोग को लिखना पड़ेगा क्या, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अपने को लिखना पड़ेगा क्या कि वो ऑटोमेटिकली मैच होना चाहिए? नहीं भैया, वो लिखना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आपका मैच होना चाहिए। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो भी रहेगा वो ऑटोमेटिकली मैच होगा, हम लोग को लिखना नहीं है। ठीक है। तो चलिए, दैट मीन्स कि हमारा सम्स पूरा खत्म हो गया, जो जो आइटम था हमने सब डाल दिया। ठीक है। अब आई थिंक अब हम लोग को एक एक चीजें क्लोज करनी चाहिए। नोट नंबर 1 मेरा ओपन है, चलिए नोट नंबर 1 को भी यहाँ क्लोज कर देते हैं, जगह कम है। कितना हो गया सब प्लस करके बताओ। समझ आ रहा है ना, करेंट ईयर के प्रॉफिट से मैंने जनरल रिजर्व में डाला, या मैंने कोई भी डिविडेंड पेमेंट किया, या मैंने टैक्स का प्रोविजन बनाया, सबको हम लोग ऐड बैक कर देते हैं। बस टैक्स का प्रोविजन में क्विज था, क्योंकि इनकम टैक्स पेमेंट बोला था, तो हम लोग एक अलग से अकाउंट बना के पता किए कि पीएल में कितना गया था। ठीक है। 1800, 3000, 5000, 2000, 4500, 16,300। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 16,300, 16,300। ठीक है भैया, जो हमारा तीनों स्टेप हो जाता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये तीनों स्टेप करने के बाद भैया मेरा एक चीज निकलता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। मेरा क्या निकलता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। आप लोग एग्जाम में कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन करोगे तो ज्यादा बेटर है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस एज पर फॉर्मेट, हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस निकलता है 3 स्टेप करने के बाद। तो भैया 16,300 प्लस 2,500 प्लस में 2,000 प्लस में 1,000 प्लस में 2,800 माइनस में 400 माइनस में 4,000 माइनस में 3,200 माइनस में 1,000। भैया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस मेरा आया 16,000, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस मेरा आया 16,000। और जब ऑपरेशन से हम लोग अपना टैक्स पे कर देंगे, तो मेरा फाइनल आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटीज। मेरा क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समझ आया, टैक्स पेड करने के पहले जो भी चीज रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। मेरा आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, 16,000 में से 3,500 माइनस कर दो भैया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मेरा आ गया 12,500। मेरा क्या आ गया, 12,500। ठीक है। चलो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को क्लोज करो। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 12,000 माइनस में है ना, लास्ट में है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, क्या हुआ भैया, 10,000 प्लस में, माइनस में 5,000, माइनस में 4,200, माइनस में 2,000। भैया 1,200 माइनस में है, 1,200 माइनस में है। सब करने के बाद आपको पहले तीनों को प्लस लेस कर लेना है। भैया एक आया 12,500 प्लस में, फिर हुआ 12,000 माइनस में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर 1,200 माइनस में। भैया मतलब मेरा 700 माइनस में गया है, तीनों एड लिस्ट करके मुझे ये पता चला कि 700 तो माइनस में हुआ है। माइनस में हुआ तो पता हम लोग क्या लिखेंगे, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इंक्रीज का हुआ, ये तो डिक्रीज हो गया। नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में डिक्रीज हुआ है 700 का। ठीक है। अब 700 माइनस में, 2,500 प्लस में, ओपनिंग प्लस करते ही मेरा 1,800। चेक करो अपना क्वेश्चन से, क्या आपका कैश फ्लो 1,800 है, क्या आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,800 है? अगर 1,800 नहीं है, दैट मीन्स कि हमने कहीं ना कहीं गलती किया है। आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,800 है? हाँ भैया, 1,000 और 800, 1,800। देखो 1800। समझ आया? देखो कितना बढ़िया संस्था, बहुत बढ़िया संस्था, लास्ट वाला के जैसे ही था। आराम से एग्जाम में 15 से 20 नंबर का सम पूछना चाहिए। इसलिए इंस्टीट्यूट आपका इतना लेंदी सम देता नहीं है, बट आप लोग प्रैक्टिस करोगे तभी, क्योंकि इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ सकता है, बोल सकता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग बनाओ, या तो इन्वेस्टिंग बनाओ, या तो फाइनेंसिंग बनाओ। इसीलिए आपको पूरा बड़ा बड़ा सम सॉल्व करना चाहिए, ताकि इंस्टीट्यूट आपसे कुछ भी पूछे आप बना के आ जाओ। ठीक है।
हालांकि पूरा कंप्लीट सम इतना बड़ा आना बहुत रेयर चांसेस है, क्योंकि आप लोग का 100 नंबर का अकाउंट्स नहीं है, आप लोग का अकाउंट्स खाली 60 नंबर का। 60 नंबर में बहुत रेयर चांस है कि एक इंस्टीट्यूट 15 नंबर का खाली कैश फ्लो पूछ दे। कोई ठीक नहीं है, ये भी बोल रहा हूँ मैंने, रेयर बोला मैंने, ये नहीं बोला कि कभी आएगा ही नहीं। एग्जामिनर मैं नहीं हूँ, एग्जामिनर कोई और है, वो जो बनाना चाहे बना सकते हैं। आप लोग के बुक में सम्स है, आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज के साथ सॉल्व करके जाना चाहिए। ठीक है। बस देखो ऊपर में जो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, ये आपको फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए। नीचे में आप वर्किंग जो बनाओ जैसे बनाओ, इंस्टीट्यूट को कोई मतलब नहीं है। ठीक है। चलिए, बहुत बड़ा सम सेट किया हम लोगों ने, बहुत टाइम लगा के। मजा आया, लेकिन बहुत डिटेल में हमने सॉल्व किया। ठीक है। समझ आया। चलिए एक सम हम लोग और करते हैं, 8 नंबर सम। ये सम इजी है, ये सम इजी है। हम लोग का जो 8 नंबर सम्स है, हम लोग 8 नंबर सम्स कर लेते हैं। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जितना भी कैश फ्लो का सम है, तब ज्यादातर आपका आईसीएआई का जो बुक है, सीए इंटरमीडिएट का, उसमें भी कैश फ्लो का एकदम सेम सेम सम्स है। तभी मैं कोशिश करूंगा कि जो डिफरेंट सम्स रहेगा, जिसमें नया एडजस्टमेंट रहेगा, हम लोग वो भी एकदम सीख के जाए, ताकि हम लोग का एक भी भैया एडजस्टमेंट ना बचे। डेली डेली देखो हम लोग नया नया एडजस्टमेंट सीख रहे हैं। लास्ट दिन हम लोगों ने एकदम सिंपल प्रोविजन फॉर टैक्स सीखा था। आज हम लोगों ने नया देखा ना कि प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बना के कैसे करते हैं। ठीक है। चलिए 8 नंबर करते हैं भैया। 8 नंबर करने के बाद मैं आप लोगों को 5 मिनट बस खाली एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर बोल क्या रहा है ये तो देख लो। बड़ा बैलेंस शीट ऑफ प्रेम लिमिटेड कंपनी, इतना इतना मतलब ये लास्ट ईयर का है, ये करेंट ईयर का है, बैलेंस शीट दे दिया। और डिप्रिसिएशन का ही खाली एक को बात बोला है, बोलता है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट बना देंगे, क्या बड़ा बात है। डिप्रिसिएशन तो बहुत ईजी है। चलिए। अच्छा, इंस्टीट्यूट का जो आंसर देखोगे, बहुत प्लेन फॉर्मेट में उन्होंने ऑपरेटिंग करके रखा है। लेकिन ऑपरेटिंग का फॉर्मेट नेट बहुत डिटेल में होता है, जैसा करा रहा हूँ प्लीज वैसा कर लो। एग्जामिनर पूरा नंबर देगा। चलिए इसको जल्दी करते हैं, क्योंकि इसका वो नहीं है। 8 नंबर है हमारा। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स इन रुपीज अमाउंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका है कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रेम लिमिटेड कंपनी। कौन से साल बना रहे हो? 31/3/22 के दिन बनाओगे ना, पिछले साल थोड़ी बनाओगे। 2022। हमारा क्या होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जल्दी डालो। ऑपरेटिंग में सबसे पहला क्या आता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सेकंड रहेगा एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तीसरा रहेगा हमारा, थोड़ा जगह छोड़ के आप लोग भी अंदाजा में एक पेज पूरा लेना, ऑपरेटिंग के लिए बेटर रहेगा। एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस।
सब हो जाने के बाद हमारा ऑपरेटिंग खत्म 3 स्टेप में। फिर हम लोग करते हैं हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर हम लोग करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। ठीक है, कुछ हमारा वर्किंग नोट्स रहेगा तो हम लोग वर्किंग नोट्स नीचे दिखाएंगे। वर्किंग नोट 1 2 3 करके हम लोग यहाँ दिखाते जाएंगे। ठीक है, जो भी हमारा वर्किंग है। तो ये था हमारा फॉर्मेट। इसलिए हम लोगों ने फॉर्मेट तो टाल लिया। अब ये वाला सम जो है थोड़ा इजी है, जल्दी जल्दी हम लोग खत्म कर लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के नाम पे खाली डिप्रिसिएशन देके रखा है, कुछ और मेहनत नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन में कुछ ठीक नहीं है। ये क्रेडिटर्स यहाँ नहीं, ये होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। पहले चेंजेस करो क्वेश्चन को। ये आपका इक्विटी का टोटल देके रखा है, ये आपको इक्विटी का टोटल देके रखा है, ये आपको एसेट्स का टोटल देके रखा है। ये 7,870 और 11,850 ये एक्चुअली इक्विटी साइड का टोटल है और एसेट साइड का टोटल है। ठीक है, और ये आपका जो कैश जो क्लोजिंग है ना, ये 2,500 नहीं 250 होगा। जो आपका कैश का क्लोजिंग है ये 2,500 नहीं 250 होगा। आप कैलकुलेटर में एसेट साइड प्लस करो ना, 8,300 प्लस में 1,300 प्लस में 1,950 प्लस में 250 प्लस में 50, देखो 11,850। तो आप इतना सा पहले चेंजेस कर लो। जो आपका कैश का क्लोजिंग हो 2,500 नहीं होगा 250 होगा। क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक है, बाद बाकी आप कर सकते हो। चलो इक्विटी शेयर कैपिटल। भैया इक्विटी शेयर कैपिटल मेरा बढ़ गया तो मतलब क्या, मैंने इशू किया इक्विटी, फाइनेंसिंग में प्लस कर दो। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गया तो इसका मतलब क्या, मैंने इशू किया है ना, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है ठीक है, कितने का आपने इशू किया? भैया 4.5 से 6.5 हो गया, 2,000 का आपने इशू किया, चलो 2,000 बढ़ा दिए। फिर भैया जनरल रिजर्व पीएल, चलो जब भी ये सब देते हैं हम लोग कहाँ बनाते हैं, नोट 1 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वाली चीजें हैं। नोट 1 में लिख लो पहले करेंट ईयर का प्रॉफिट। करेंट ईयर का प्रॉफिट कितना? भैया करेंट ईयर में कितना प्रॉफिट कमाया? भैया 1,000 से 1,500 हो गया, मतलब 500 रुपया का प्रॉफिट कमाया मैंने। अच्छा भैया जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 500 से 750, 250 रुपया कहाँ से आया? 250 रुपया कहाँ से आया बोले, पीएल से आया होगा। दैट मीन्स आपका पीएल कम था, पीएल को एड बैक कर दो, है ना। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, आपने जो भी पीएल से ट्रांसफर किया उसको यहाँ पर एड बैक कर दो। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना ट्रांसफर किया था, 250, 250 एड बैक कर दिया। चलिए फिर बोला डिवेंचर, डिवेंचर 1,000 से 2,000 हो गया। इसका मतलब क्या, 1,000 का आपने इशू किया ना, कम थोड़ी हुआ है, बढ़ा है, बढ़ा है, बढ़ा है। तो आपने और डिवेंचर इशू कर दिया मार्केट में। इशू ऑफ डिवेंचर्स कितने का इशू किया, 1,000 से 2,000 हो गया, 1,000 का इशू किया आपने। ठीक है, ये भी क्लियर। अच्छा क्रेडिटर, क्रेडिटर तो भैया हमारा करेंट लाइबिलिटीज होता है, करेंट लाइबिलिटीज, है ना। बढ़े तो बढ़ा दो, घटे तो घटा दो, बढ़े तो बढ़ा दो, घटे तो घटा दो। हम लोग वर्किंग कैपिटल में दिखाते हैं इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, इंक्रीज इन सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितने का बढ़ा भैया, 870 से 1,100 हो गया। दैट मीन्स कि 230 का बढ़ गया, 230 का बढ़ गया तो बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एसेट्स, ये एसेट्स में सबसे पहले मेरा क्या देके रखा है, फिक्स एसेट देके रखा है। भैया फिक्स एसेट्स के लिए नीचे डिप्रिसिएशन देके रखा है, तो बहुत बेटर है अगर हम लोग एक फिक्स एसेट का अकाउंट बना लेते हैं। फिक्स एसेट्स का एक अकाउंट बना लो। भैया एसेट्स में कोई नाम नहीं दिया, खाली फिक्स एसेट दिया। भैया ओपनिंग है 4,600 8,300, 4,600 8,300, जैसा ओपनिंग क्लोजिंग तो 4,600 8,300। आई थिंक आप लोग सब कंफर्ट हो ये सब चीज़ों से। टू बैलेंस बी डी, बाई बैलेंस सी डी, ये सम्स आप लोग कोशिश करो अपने आप करने का, तो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। भैया फिक्स एसेट है, नीचे देके रखा है डिप्रिसिएशन 1,170 का, बाई डिप्रिसिएशन 1,170।
भैया किस साइड कम कर रहा है, डेबिट साइड कम कर रहा है, डेबिट साइड कम कर रहा है, दैट मीन्स कि मैंने परचेज किया होगा, क्योंकि भैया एसेट है ना, एसेट, डेबिट, एसेट्स में आपको डेबिट साइड कम कर रहा है, दैट मीन्स कि आपने परचेज किया है, और एसेट्स आपको क्रेडिट करना है, दैट मीन्स कि आपने बेच दिया। कितने का परचेज किया भैया, दोनों को प्लस माइनस करके देखिए। 8,300 प्लस में 1170 कितना होता है, 9,470। यहाँ भी मुझे कितना लाना है, 9,470 माइनस करो 4,870। आपने परचेज किया 4,870 का, तो हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखा देंगे ना परचेज ऑफ फिक्स एसेट। अब भैया अगर आप परचेज करते हो तो आपके पास से तो रुपया गया है, 4,870 आपके पास से तो रुपया गया है तो माइनस कर दो, है ना, आपके पास से तो रुपया चला गया। सिमिलरली भैया डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन तो भैया मेरे पीएल में माइनस हुआ होगा, नॉन कैश वाली चीजें हैं, इसको ऐड बैक करके खत्म कर दो, ऐड डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, नॉन कैश वाली जगह में, नॉन कैश वाले जगह में डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, है ना, मेरे पीएल में तो माइनस हुआ होगा, हम लोग 1170 ऐड करके खत्म कर देते हैं। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अच्छा स्टॉक तो भैया मेरा करेंट एसेट है, करेंट एसेट है, बढ़ गया 200 बढ़ गया तो माइनस कर देंगे, क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन स्टॉक। कितना हो गया मेरा, 1100 से 1300 हो गया, 200 बढ़ गया, 200 बढ़ गया तो आप माइनस कर दो। अच्छा डेटर, डेटर, डेटर भी मेरा करेंट एसेट है, बढ़ गया तो माइनस कर दो, इंक्रीज इन डेटर्स। कितना बढ़ गया भैया, 1870 से 1950, दैट मीन्स कि 80 रुपया बढ़ा है, 80 रुपया बढ़ा है तो आप 80 रुपया माइनस कर दो। ठीक है। अच्छा कैश, ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है, ठीक है ठीक है, कैश को तो हम लोग लास्ट में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यहाँ आएगा क्लोजिंग, क्लोजिंग तो अपने को लिखना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली अमाउंट मैच होता है वो, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा भैया ओपनिंग कितना है मेरा, ओपनिंग 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 भैया 200 है, क्लोजिंग ऑटोमेटिकली आएगा जब हम लोग कर लेंगे सब, ठीक है। अच्छा भैया प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, भैया प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि भूल गए आप लोग। एक्चुअली हुआ क्या होगा, 10 साल पहले ना, जब मैंने कंपनी इंकॉर्पोरेट किया, तो भैया पता है कंपनी इंकॉर्पोरेट करते टाइम ना, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लो आप, अ, जो मतलब टेलीकॉम की कंपनीज होती है, मान लो जियो, जियो जब अपना कंपनी सेट अप किया था जियो टेलीकॉम, तो भैया उसको कई हजारों करोड़ का लाइसेंस लेने में लग गया। आपको पता है इंडिया में आप लोग टेलीकॉम लाइसेंस इतना आसानी से आप लोग नहीं ले सकते, आप लोगों को गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होता है, भैया जब आप गवर्नमेंट से लाइसेंस लेते हो तो बहुत लार्ज अमाउंट में आपको फीस देना होता है। तो भैया बताओ उतना लार्ज अमाउंट का फीस अगर आप एक ही बार में पीएल में हिट कर दोगे तो आपका कंपनी तो कितना भयंकर लॉस में चला जाएगा, इतना बड़ा खर्चा तो हम लोग नहीं दिखाते, तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग हर साल कुछ 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 प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के नाम पे हम लोग रिकॉर्ड करते रहते हैं। देखो भैया प्रीलिमिनरी एक्सपेंस लास्ट साल 100 था, अब की बार 50 है, दैट मीन्स कि 50 रुपया कम गया है। आपका लास्ट साल प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 100 था, करेंट ईयर में 85 नजर आ रहा है, दैट मीन्स 50 रुपया का आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कम गया। कम गया मतलब क्या है, ये 50 रुपया आपके पीएल में जाके खर्चा दिख रहा होगा, क्यों 50 खर्चा दिख रहा होगा, क्योंकि हम लोग एकदम शुरुआत में हम लोग खर्चा नहीं दिखाते, हर साल हम लोग थोड़ा 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 करके खर्चा दिखाते हैं। तो भैया ये जो 50 का कम बेसी हुआ है, ये 50 आपके पीएल में खर्चा दिख रहा होगा, लेकिन भैया इस साल का कैश फ्लो थोड़ी है, खर्चा तो आपने 10 साल पहले किया था, इस साल का रियल में क्या ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आपका कैश फ्लो हुआ, मैं तो बोला कैश फ्लो नहीं हुआ, लेकिन भैया पीएल में खर्चा है, कैश फ्लो तो नहीं हुआ, आप तो ऐड बैक करके खत्म कर दो, नॉन कैश वाली चीजें, नॉन कैश वाली चीजें है ना, हाँ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को ऐड बैक कर दो, नॉन कैश वाले में प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के नाम पे 50 को ऐड बैक कर दो। क्यों ऐड बैक किया समझ आ रहा है, रीजन आए समझ तभी आगे बढ़ना, ये नहीं कि खाली वेब सीरीज की तरह मैं भी करा रहा हूँ तो आप लोग नोट करते जा रहे हो, रीजन आपको समझ आना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस मेरा 10 साल पहले का खर्चा था, ये तो लॉ हमें ना एक बार में पीएल में हिट करने नहीं देता, वरना आपका कंपनी एक ही बार में भारी लॉस में चला जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं ना, हर साल थोड़ा 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 करके पीएल में लॉस दिखाते रहते हैं, पीएल में एक्सपेंस बढ़ते रहते हैं। तो भैया इस साल भी हमने क्या किया ना, 100 का 50 हो गया, जैसे इस साल भी हमने क्या किया, पीएल में 50 रुपया लेके गया, लेकिन भैया जो पीएल में आपका 50 रुपया का एक्सपेंस गया,
क्या आपका 50 रुपया का कैश फ्लो हुआ? मैंने बोला कैश फ्लो तो नहीं हुआ, कैश फ्लो तो 10 साल पहले हुआ था। तो भैया पीएल में खर्चा है, एड बैक करना है। कहाँ एड बैक करूँ? नॉन कैश वाली चीजें थी, नॉन कैश में हमने एड बैक कर दी। ठीक है, देखो क्वेश्चन खत्म। अब आई थिंक हमें सब क्लोज करना चाहिए। नोट वन, नोट वन, नोट वन कितना हुआ मेरा? 5250 क्लोज करो। ये इजी समझता है एक्चुअली, टैक्स वैक्स कुछ भी नहीं है। भैया टैक्स वैक्स नहीं है तो डायरेक्ट निकाल दो ना कैश फ्लो फ्रॉम, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कितना आया भैया? चलिए प्लस माइनस करके देखते हैं। 5250 में से 1170 प्लस करोगे, 50 प्लस करोगे, 230 प्लस करोगे, 200 माइनस करोगे, 80 माइनस करोगे। भैया 6420 आता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आया भैया? 6420 आया। देखिए नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना आया? 4870 माइनस। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 3000 आया। कहीं तो कुछ गड़बड़ है भैया, एक सेकंड वेट कीजिए आप, मेरे को टाइम दे दीजिए। आंसर तो ये मैच नहीं होगा। कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। डिप्रिसिएशन 1170, मेरा प्रॉफिट 1000 से 500 गया प्रॉफिट। सॉरी सॉरी, मैंने भारी मिस्टेक कर दिया। गलती से मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। देखो बावड़ी थी ना जेठालाल में, याद है बाघा की बावड़ी? कौन कौन देखते थे तारक मेहता का उल्टा चश्मा? बावड़ी थी ना, गलती से मिस्टेक हो गई वही। पीएल अकाउंट में कितना? 1000 से 1500, 500 रुपया बढ़ा था। पीएल में 500 बढ़ा था, मैंने यहाँ पर 5000 लिख दिया। गलती से मिस्टेक हो गई, कृपया सब माफ करें। पीएल में कितना है? 500 होगा, मैंने 5000 लिख दिया था। ये कारण तो देखा मैच नहीं कर रहा। आप लोग एग्जाम में ऐसी गलती ना करें। ये होगा 750। ठीक है, अगर गलती कर भी दोगे एग्जाम में तो आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी, और क्या होगा। ये होगा 750। चलो वापस से प्लस करते हैं। वही बोला मैंने, मैच क्यों नहीं कर रहा यार, सब कुछ सही क्या। 750, 1170, 50 प्लस 230, माइनस में 200, माइनस में 80। ये हुआ भैया हमारा 1920। ये हुआ भैया हमारा 1920। ठीक है, भैया 1920 प्लस में 4870 माइनस में 3000 प्लस में। 1920 प्लस में 4870 माइनस में प्लस में 3000। 1900
60,000। हाँ भैया, अल्टीमेट में मेरा क्या हुआ, तीनों करने के बाद मेरा 50 रुपया आ रहा है। तीनों करने के बाद मेरा 50 आ रहा है। ये जो 50 आएगा हम लोग लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हम लोग लिखेंगे नेट इंक्रीज, क्योंकि 50 प्लस में है ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सम से एकदम सही है, मेरा टोटलिंग में बस मिस्टेक हुआ था नोट नंबर 1 का। अभी आप 50 और 200 प्लस करते ही मेरा क्लोजिंग 250 ऑटोमेटिकली आना चाहिए। अगर मेरा क्लोजिंग 250 नहीं आएगा तो आप लोग मेरे तरह एक बार जाके ढूंढते रहना कि कहाँ मैंने गलती किया है। हम लोग का अब सब सही हो गया, हम लोग का गलती नहीं है। समझ आया? समझ आया तो देखो, छोटा सा सम्स ही कितना बढ़िया फॉर्मेट में, कितना अच्छा लग रहा है ना देख के। सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं, कितना बड़ा सम्स किया। हम्म। चलो, 2 सम्स तो आज हो गया। कितना टाइम हो रहा है, 1 घंटा 10 मिनट। सम्स हो गया तो देखो, इंस्टीट्यूट हमें एक अलग ही आंसर निकाल के देता है। इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, इंस्टीट्यूट क्या बोलता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1850 होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता किस हिसाब से इंस्टीट्यूट 1850 निकाल के देता है, बस दे देता है, आप लोग भी मान लो। हमारा तो भैया 1920 आया। ठीक है, जिस भी तरह निकाल के देता है सैल्यूट है। हो सकता है इंस्टीट्यूट भी अच्छा ही समझा रहे होंगे। मुझे तो भैया इतना ही आता है, मैं अपने नॉलेज में आप लोग को इतना ही बता पा रहा हूँ। आप लोग को फाइनल आंसर से मतलब है, आप लोग ट्रस्ट कीजिएगा। इंस्टीट्यूट का आंसर अब किस हिसाब से निकाला है मुझे। ठीक है, ये हो गया। चलो अब हम लोग, 2 सम्स हम लोग का जैसा टारगेट था, 2 सम्स तो हमने कर लिया। 2 सम्स हमें कर लिया। मैं आप लोगों को बस आज एक चीज समझाने वाला हूँ। ये जो मैंने आपको पहला दिन पीएल बताया था, 1 मिनट बस, मैं आप लोग को ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट रुक जाइए। 5-10 मिनट में आप लोग को एक बार बस पीएल बता दूँ। आई थिंक देखो, अब आप लोगों ने 5-6 सम्स कर लिया है, बढ़िया से कर लिया है। आप लोगों ने सब सम्स बढ़िया से कर लिया। अभी इतना इतना सम्स आप लोग इनडायरेक्ट मेथड का कर रहे हो। आई थिंक अब आप लोग को ये फॉर्मेट, अब मुझे एकदम नीचे से डिटेल में नहीं समझाना होगा। अब आप लोग के लिए ये सब चीज अब थोड़ा इजी हो गया होगा कि क्यों क्या चीज है। क्यों भैया, आप वापस से बोलूँ, नेट प्रॉफिट से हम लोग डिविडेंड देते हैं, रिजर्व देते हैं, प्रोविजन बनाते हैं, तो सबको हम लोग एड बैक करके खत्म करते हैं। फिर भैया कुछ नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग वाली चीजें होती है, जो हमारा बहुत सारा एक्सपेंस लिखा होता है, उसको भी हम लोग एड बैक करके खत्म किया, ऐसे लेस कर दिया। ऊपर वाला जो चीजें थी भैया, ऊपर वाला जो चीजें थी, ये मैंने आपको समझाया ही नहीं था। ऊपर वाला में मैंने आपको अभी तक बताया ही नहीं। तो भी भैया हमारा पीएल कैसे मैच हो रहा है, हमारा कैश फ्लो कैसे मैच हो रहा है, आपके मन में क्वेश्चन नहीं आया कि भैया ने तो इनकम्प्लीट समझाया था, इनकम्प्लीट समझाने के बावजूद मेरा कैश फ्लो मैच कैसे हो रहा है। एक्चुअली मैच नहीं हो रहा। मैंने आप लोगों को एक मंत्र पढ़ाया था, मैंने आप लोग को एक मंत्र पढ़ाया था। मंत्र आप लोग को याद है कि भूल गए? करेंट एसेट्स बताता हूँ। 10 मिनट आप लोग खाली बैठ जाओ, हो जाए। मैंने क्या बोला, करेंट एसेट्स बढ़े तो घटा दो, घटे तो बढ़ा दो। करंट लाइबिलिटीज बढ़े तो बढ़ा दो, करंट लाइबिलिटीज घटे तो घटा दो। मैंने आपको ये मंत्र पढ़ाया था ना, ये मंत्र के कारण ही मैंने आज तक अभी आपको ऊपर वाला पार्ट नहीं समझा। एक्चुअली देखो होता क्या है, जो मेरा ऊपर वाला पार्ट है ना, सब करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी से डील करता है। कैसे 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 होगी कैसे? मेरा जो ऊपर वाला पार्ट है, ये येलो मार्क के ऊपर, मैंने येलो मार्क के नीचे तक तो आप लोगों को एक बार फॉर्मेट समझा दिया था। येलो मार्क के जो ऊपर वाली चीज है, सब मेरा डील करता है भैया करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज वाली चीजों से। स्टॉक करंट एसेट्स वाली चीज है, आया ना? अच्छा, आप जो भी परचेस करते हो, आप जो भी परचेस करते हो, तो भैया हम लोग क्रेडिटर से ना परचेस करते हैं, बिल्स पेबल परचेस करते हैं तो बिल्स पेबल, है ना? भैया हम लोग सेल करते हैं, किसको सेल करते हैं, डेटर को ना सेल करते हो। हाँ। और भैया बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल आप कोई को सेल किए, आपने बिल काट दिया, बिल रिसीवेबल। दैट्स मीन, समझ आया? अभी तक मैंने आप लोगों को कुछ मतलब नहीं समझाया था, बस मैंने आपको एक मंत्र पढ़ा दिया था कि करंट एसेट्स के केस में आप उल्टा चल सकते हो, करंट लाइबिलिटी के केस में आप सीधा चल सकते हो। दैट्स वाई हमारा सब सम्स मैच हो रहा था। मैं आप लोगों को क्या करना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि देखो आप लोग बढ़िया एकदम प्रोफेशनल बनोगे, सीएस बनोगे,
मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोग को मतलब बताऊं कि क्यों हम लोग प्लस कर रहे हैं, क्यों उल्टा चल रहे हैं, क्यों सीधा चल रहे हैं, मतलब बताता हूँ, ताकि आप लोग कोई भी सामने कंपनी में जाओ तो आप लोग प्रॉपरली आंसर दे सको कि क्यों करेंट एसेट्स को हम लोग उल्टा करते हैं। बस मेरा इतना बात मानो, ये एक पीएल है, ये एक पीएल है, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ आप लोग को, मान लो एक पीएल है, पीएल में जो भी आपका सेल गया होगा वो कैश प्लस क्रेडिट सेल होगा, हाँ या ना, इतना मानते हो कि नहीं? दोनों होगा। भैया हम लोग जब भी अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग हम लोग एक्रूअल बेसिस में करते हैं। एक्रूअल बेसिस कहने का मतलब है मुझे कैश मिला कि नहीं मिला, हम लोग ये फर्क नहीं पड़ता। तो भैया हम लोग जब भी पीएल बनाए होंगे उसमें कैश वाला सेल भी होगा, क्रेडिट वाला सेल भी होगा, कंफर्ट होना। लेकिन भैया हम लोग जब कैश फ्लो बनाते हैं, कैश फ्लो में तो मुझे खाली कैश सेल से मतलब होता है, लेकिन मेरे पीएल में तो कैश और क्रेडिट दोनों सेल दिया होता है। एक बात बताओ, कुछ एग्जांपल दे। आप लोग, ये एग्जांपल है मेरा, आपका ओपनिंग में डेटर्स, डेटर्स मतलब समझ रहे हो, डेटर्स मतलब आप जिसको उधारी में सामान बेचते हो, आपको रुपया रिसीव करना है। ओपनिंग में आपको 1500 रुपये रिसीव करना था, साल में 2000 आपने और बेच दिया, क्लोजिंग में आपके पास 500 का ही डेटर पड़ा। तो हम लोग ये तो जानते हैं ना कि कैश कितना रिसीव हुआ, कैश कितना रिसीव हुआ। भैया शुरुआती में मुझे 1500 रुपये लेने थे, साल भर मैंने 2000 का और सेल किया, लास्ट में मुझे 500 ही रुपया का डेटर पड़ा। दैट मीन्स दो, साढ़े तीन और 500, 3000 का मुझे कैश मिल चुका। ये वाला एग्जाम्पल समझ पा रहे हो? साल के शुरुआत में आपको क्या लग रहा था कि मुझे 1500 रुपये मिलेंगे, आपने साल भर 2000 का और सेल कर दिया, तो आपको टोटल कितना रुपया रिसीव करना है? 3500। एट द एंड आपको लग रहा है, आपको पता चला कि मुझे 500 ही लेना है, आपको तो 3.5 लेना था, आपको तो 1.5 और 2, 3.5 रुपया लेना, 1000 लेना था, आप बोले आप मुझे 500 ही लेना है। दैट मीन्स कि 3000 आपको कहीं ना कहीं रिसीव हो चुका है, 3000 तो आपको कहीं ना कहीं रिसीव हो चुका है। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर आप लोग को? 3000 तो आप लोग को कहीं ना कहीं रिसीव हो ही चुका है, हो चुका है ना। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, दैट मीन्स हम लोग जब भी कैश फ्लो करेंगे, कैश फ्लो में मेरा 3000 का ही इफेक्ट जाना चाहिए भैया, है ना। अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड से करते तो भैया हम लोग इधर में डायरेक्ट 3000 कर देते। अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड से सम्स बनाते तब तो हम लोग डायरेक्ट 3000 हम लोग लिख देते इस तरह, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में तो हमें फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट मेथड में तो हम लोग कुछ नहीं करते, डायरेक्ट मेथड में तो हम लोग को कैश से मतलब है। देखो मैंने कितना बढ़िया से हम लोग समझ पाए कि कैश हमें कितना मिला। भैया शुरुआती में मुझे 1500 लेना था, 2000 का मैंने और सामान बेच दिया, मतलब मुझे 3500 रुपये लेना है। एट द एंड आपको पता चला कि नहीं मुझे 500 ही लेना है, दैट मीन्स 3000 आपको रिसीव हो चुका है। अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड का सम्स कर दे तो हम लोग तो ऐसे कर लेते हैं। लेकिन अब बात आता है इनडायरेक्ट मेथड, अब बात आता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड का बात आता है, भैया हम लोग क्यों लेस करते हैं। भैया जब भी हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की, जब भी हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की, तो ये जो सेल है 2000 का, अब भैया ये कैश सेल है कि क्रेडिट सेल है, कुछ भी है, ये सेल तो ऑलरेडी आपके प्रॉफिट में ऐड होगा। जब हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की, तो इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट में आपका सेल वाला अमाउंट ऐड होगा, है ना। जब भी हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की, तो इनडायरेक्ट मेथड हमारा शुरू कहाँ से होता है भैया? प्रॉफिट से। भैया प्रॉफिट में 2000 का सेल तो इंक्लूड होगा, है ना, इंक्लूड होगा। और जब हम लोग आप बात करते हैं करेंट एसेट्स वाली चीजों में, तो मैं आप लोगों को क्या बोलता हूँ, करेंट एसेट बढ़े तो घटा दो, घटे तो बढ़ा दो। यहाँ मेरा करेंट एसेट क्या हुआ है भैया? भैया करेंट एसेट कम हुआ है, कम हुआ है तो बढ़ा दो, है ना। हम लोग ये करते हैं ना, ऐड इंक्रीज इन डेटर्स, ऐड डिक्रीज इन डेटर्स। मेरा करेंट एसेट्स क्या हुआ भैया? घट गया है, देखो ना, 1500 से 500 हो गया, घट गया है। घटता है तो हम लोग बढ़ा देते हैं 1000, देखो 3000।
डायरेक्ट मेथड में भी किए तो 3000 आया, इनडायरेक्ट मेथड में भी किए तो 3000 का ही फिगर आया। कहने का मतलब समझ रहे हो, क्यों हम लोग करेंट एसेट्स घटता है तो हम लोग बढ़ा देते हैं, क्यों करेंट एसेट्स मेरा घटता है तो हम लोग बढ़ा देते हैं। अल्टीमेट में देख लो आपका बात एक ही पड़ा। मैंने बस आप लोग को एक तो इलस्ट्रेशन ये दिया कि मुझे शुरुआत में रुपए लेने थे 1500, मैंने साल भर सेल किया 2000 का। अब भैया जो मैंने सेल किया ये उधारी कैश कुछ भी हो सकता है, मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं खाली ये जानता हूँ कि ये सेल है। शुरुआत में मुझे रुपया लेना था 1500, साल में आपने 2000 का और सेल किया तो आपको टोटल कितना रुपया लेना है, 3.5। भैया आपको एट द एंड पता चला कि मुझे 500 रुपया लेना है, दैट मीन्स कि पूरे साल आपने 3000 रुपया रिसीव कर चुका। तो भैया डायरेक्ट मेथड होता तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे कैसे रिसीव करके दिखा देते हैं। अगर ये चीज हम लोग इनडायरेक्ट मेथड में करते हैं तो भैया हम लोग क्या करते हैं ना, जो सेल वाला बात होता है, सेल का बात तो ऑलरेडी आपके प्रॉफिट में ऐड ही होगा। जो सेल होगा 2000 का वो तो ऑलरेडी आपके प्रॉफिट में ऐड होगा। भैया करेंट एसेट घट जाने पे हम लोग क्यों इंक्रीज करते हैं, क्योंकि देखो करेंट एसेट 1000 रुपया का घट गया तो हम लोग 1000 का ऐड कर दिए। अल्टीमेट में देखो 2 और 1 3, 3 और 3 मैच, 3000 का ये इफेक्ट आया। या एक्चुअली ऐड करने का मतलब ये है कि आपका शुरुआत में आपको लेने थे 1500, अभी आपको लेने हैं 500, दैट मीन्स कि 1000 रुपया आपको रिसीव हो चुका है, इसीलिए हम लोग ऐड करते हैं। आप लोग खाली मूल मंत्र मैंने आपको जो याद करा दिया कि करेंट एसेट घटे तो आप लोग ऐड कर दो, मतलब समझ आना चाहिए। ऐड क्यों करते हैं ना, क्योंकि मुझे डेटर से रुपया मिल गया है ना। कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो। कौन सा एग्जांपल किया, ये किया ना, करेंट एसेट्स 1870 से 1950। देखो तो करेंट एसेट्स कितना समझ गए, 1500 से 500 कम हो गया, इसका मतलब कि मुझे रुपया मिल गया। अब भैया बढ़ जाने का मतलब ये नहीं कि मैंने पेमेंट कर दिया, मैं थोड़ी पेमेंट करूंगा, बढ़ जाने का मतलब माइनस करते हैं। ठीक है, बस मैंने आप लोग को मतलब समझाया कि देखो 3000 आप डायरेक्ट मेथड भी करोगे तो 3000 आएगा, इनडायरेक्ट मेथड में भी करोगे तो 3000 आएगा। क्यों करेंट एसेट्स के केस में हम लोग उल्टा चलते हैं, रीजन समझ आ गया। उल्टा चलने का ये मतलब है कि मुझे रुपया मिल गया। भैया बढ़ जाने का मतलब ये नहीं कि मैंने रुपया पेमेंट कर दिया, बढ़ जाने का मतलब ये है, बढ़ जाने का मतलब ये है कि मुझे रुपया रिसीव नहीं हुआ, उतना से मेरे पास कोई ना कोई, मतलब देखो घटा, डेटर मेरा घटा, घट जाने का मतलब कि मुझे रुपया मिल गया। भैया एग्जाम्पल में आपके क्या दिया था कि भैया डेटर 1870 से 1950 हो गया, दैट मीन्स क्या मैंने 80 पेमेंट किया, नहीं भैया 80 पेमेंट नहीं किया। घट जाने पर हम लोग करते हैं ऐड, तो बढ़ जाने पर तो लेस ही करेंगे। ठीक है, आप लोग को बस खाली इतना याद रखना है कि क्यों करंट एसेट्स को हम लोग उल्टा करते हैं। एग्जाम पॉइंट से एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट के लिए आप लोग को ये मूल मंत्र खाली पता होना चाहिए। करंट एसेट बढ़ जाए तो घटा दो, घट जाए तो बढ़ा दो, करंट लायबिलिटी के केस में सीधा चलते हैं। एज अ प्रोफेशनल अगर आप बनोगे, बस मैं आप लोग को मतलब समझाने के लिए किया, वरना आप लोग बोलते कि सर डिटेल में क्लास नहीं करते। ठीक है, चलिए, बाद बाकी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट सभी है, हम लोग बढ़िया से कर लिए। कल के क्लास में आते हैं। बस ये रिक्वेस्ट है, आज तक की क्लास को बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा, कल हम लोग कुछ और नया एडजस्टमेंट सीख जाएंगे, कल हम लोग कुछ और नया एडजस्टमेंट सीखेंगे, मजा आएगा क्लास। ठीक है, चलिए बाय बाय, यहीं खत्म।